बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 का स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर से। और हमारे चैप्टर नंबर 12 का नाम आपको ये इंग्रेडिएंट देख के नज़र आ रहा होगा और आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा, सलाइवा भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन। तो आज से हम अपना इस चैप्टर का आगाज़ करेंगे और न्यूट्रिशन के ऊपर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए। बेटा देखो, ये जितने भी चैप्टर हैं यानी कि आपकी बायोलॉजी के अंदर जो फंक्शनल बायोलॉजी वाला हिस्सा है, आपने याद रखना है ये जो आखिर के आपके 4-5 चैप्टर हैं, जब आप किसी मेडिकल फील्ड के अंदर चले जाओगे ना, फिर भी ये चैप्टर आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ जाके आप स्ट्रेस लो और बजाय कि आप इन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करो, रेदर देन कि आप अपने जो नए सब्जेक्ट आपको वहाँ पढ़ाए जाएंगे, जैसे सर्जरी है, फार्माकोलॉजी है या पैरासाइटोलॉजी है या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे या ये जो चैप्टर हैं आप इनके ऊपर, तो बेहतर ये होगा कि आप इनको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझो। यूनिवर्सिटी लाइफ में आप जस्ट उनको टच दो, जो आपके न्यू सब्जेक्ट हैं आप उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन दो। तो उसके लिए देखो आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा और इन चैप्टर्स को अभी से ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा। बहरहाल आओ स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। तो इसका इंट्रोडक्शन में हमेशा बच्चों को कुछ इस तरह से देता हूँ। देखो बेटा, फॉर सपोज करो कि आपको बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन हो, या आपको बॉडी के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल बनाना है। वो मॉलिक्यूल फिर भले चाहे आपका बायो मॉलिक्यूल हो या कोई भी हो। सपोज करो कि आपको बॉडी के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स में कोई क्या करनी है, प्रोटीन बनानी है। सही है, कोई भी एक प्रोटीन है, चलो मसल्स की प्रोटीन ले लेते हैं जिसका नाम एक्टिन है। ये मसल्स की प्रोटीन है, हमें ये प्रोटीन बनानी है। सही है, तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? आपको क्या लगता है कि आप जो मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करते हो उसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती? तो भाई डेफिनेटली होती है। चाहे आप कोई मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करो, चाहे आप कोई भी मॉलिक्यूल बनाओ, मैंने तो सिर्फ प्रोटीन की मिसाल दी है, तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और याद रखना, एनर्जी आपको तब मिलेगी जब आप क्या करोगे, न्यूट्रिशन करोगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। किस लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, बॉडी का कोई मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल बनाने के लिए। और ये एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी इनको मिलती है न्यूट्रिशन से। सही है बच्चा? अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि अगर हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करें तो अमूमन बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सब्सटेंसेस से एनर्जी लेते हैं और इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो डेफिनेटली ये कोई गलत डेफिनेशन नहीं है, सही डेफिनेशन है, लेकिन ये आपके स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती। 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन हमें नहीं मिलेगी। देखो, न्यूट्रिशन हमारे पास कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं है। न्यूट्रिशन हमारे पास पूरी की पूरी एक सीरीज है प्रोसेसेस की, जिसके अंदर सबसे पहले तो आप फूड को प्रीहेंसाइल करते हो, फिर उसके बाद आप उसी फूड को इंजेस्ट करते हो, फिर उस फूड को डाइजेस्ट करते हो, फिर उस फूड को एब्जॉर्ब करते हो, फिर आप उसको एसिमिलेट करते हो, और फिर जो भी अनवांटेड फूड होता है आप उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हो, जिसे आप इंजेस्शन कहते हो, यानी फूड को आप इंजेस्ट कर देते हो। और सपोज करो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे ये फूड पड़ा हुआ है, सही है, और यहाँ पे ये एक शख्स खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये वो शख्स होगा जो मेरी वीडियो देख रहा होगा, और ये इस शख्स का खूबसूरत नाक है, और ये इसका खूबसूरत मुंह, और इस तरह से उसकी खूबसूरत जो है कमर, और ये इसके हाथ हैं, और ये इसकी टूटी फूटी टांगे। ओके, तो भाई हमारे पास ये हाथ हैं इसके। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपने इस फूड को खाना है, तो आप क्या करोगे? क्या डायरेक्ट मुंह लगा के इसको खाओगे? क्या नहीं। तो सबसे पहले आप अपने खूबसूरत हाथों से इस फूड को पकड़ोगे। इस फूड को पकड़ने को कहा जाता है प्रीहेंसाइल, उठाने को कहा जाता है प्रीहेंसाइल। देन फिर आपका दूसरा स्टेप क्या होगा? इसी हाथ को दोबारा लेके आप इसको अपने माउथ के अंदर इनटेक करोगे, और फूड को इनटेक करना ये कहलाता है इंजेशन, यानी कि आपने फूड को इंजेस्ट किया। फिर आप अपने खूबसूरत दांतों से, ब्रश किए हुए दांतों से उसी खाने को क्या करोगे? अच्छे तरीके से च्यूइंग करोगे, चर्निंग करोगे, यानी कि आप उसको डाइजेस्ट करोगे। अच्छा, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, इंशाल्लाह जब हम डाइजेशन डिटेल में पढ़ेंगे तो बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद उस फूड को आप नीचे ले आओगे, नीचे ले आओगे, और ये फूड आपके पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सही है बच्चा? जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाएगा तो यहाँ से फूड को
क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाला जाता है। सही है, तो ये फूड आपका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होके कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब आपको पता है कि ये ब्लड जो है आपका तो पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, सर्कुलेट होगा और हर सेल के पास ये ब्लड जाएगा और इस ब्लड के अंदर आपके बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं, न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं और जहाँ जहाँ ये फूड जाएगा, जहाँ जहाँ ये न्यूट्रिएंट जाएंगे, जिस सेल के अंदर जाएंगे उस सेल के अंदर ये जाके क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी। और एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है, यानी कि वो फूड एसिमिलेट होगा और जो इस इंटेस्टाइन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ होगा, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, जैसे सेल्यूलोज है या कुछ डेड सेल है या फिर म्यूकस वगैरह है, सारा कुछ मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगा जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो उसको इस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाल के लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से आपको पता है हमारी जो फाइनल ओपनिंग होती है जिसे हम एनस कहते हैं, वहाँ से इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीसिस और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। यानी कि जब तक ये पूरी सीरीज नहीं होती तब तक आपको उस फूड से एनर्जी नहीं मिलती। तो देखो, आपने सबसे पहले फूड को उठाया, उठाने के बाद माउथ के अंदर इनटेक किया, फिर आपने उसको डाइजेस्ट किया, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब किया, फिर जहां जहां वो ब्लड गया उस सेल के अंदर आपने उससे एनर्जी ली जिसे आपने एसिमिलेशन कहा, फूड को आपने एसिमिलेट किया और जो बचा कुछ था आपने उसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन। मुझे उम्मीद है कि ये सारी डेफिनेशन आपके लिए नहीं होगी, आपके स्टैंडर्ड को ये सूट करेगी। सही है बच्चा? अच्छा, उसके अलावा ये कहता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड न्यूट्रिशन एंड द वर्ड न्यूट्रिएंट्स। अच्छा देखो, न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या हैं, वो सब्सटेंसेस हैं या वो एलिमेंट्स हैं या वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी लिविंग बॉडी को उसका काम करने के लिए जो एनर्जी देते हैं, उन सब्सटेंसेस को, उन इंग्रेडिएंट्स को क्या कहा जाता है, उनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। दैट इज द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द टर्म न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। और इसके एक्सपर्ट को न्यूट्रिशनोलॉजिस्ट कहा जाता है और इसके बहुत सारे न्यूट्रिशनोलॉजिस्ट होते हैं जो डाइट के बारे में गाइड करते हैं। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, स्पेशली जो हमारे पास ऑटोट्रॉफ होते हैं, उनके लिए जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे पास जो दूसरा मेन न्यूट्रिएंट है वो वाटर है। एक और तीसरा न्यूट्रिएंट भी होता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे मिनरल्स कहा जाता है। आगे चल के मैं इसके ऊपर भी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। सही है बच्चा? लेकिन फिलहाल सिर्फ कितने बताए गए हैं, दो, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फोटोट्रॉफिक होते हैं उनके दो बड़े मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा हमारे पास क्या है, वाटर। अच्छा, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर कि भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है। अच्छा, बच्चों से कहता हूं कि भाई ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। बच्चे कहते हैं सर वो अपना जो खाना खुद बनाए उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, वो जो खुद ना बनाए उन्हें हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है। फिर मेरा अगला सवाल यही होता है कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या ये डेफिनेशन आपके स्टैंडर्ड को सूट करती है? तो वो कहते हैं कि नहीं सर। तो नहीं तो फिर भाई ये डेफिनेशन छोड़ दो ना, ये डेफिनेशन आप क्यों बताते हो? तो आज के बाद जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, तो आप क्या कहोगे? ऐसी न्यूट्रिशन जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यह एबिलिटी हो कि वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुद से बना सकें। किससे बना सकें? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। किसको इस्तेमाल करके? लाइट की एनर्जी को। इस टाइप की न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। एक बार दोबारा, ऐसी न्यूट्रिशन की किस्म जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना, अपना ऑर्गेनिक फूड बना सकें। ऑर्गेनिक फूड से क्या मुराद है? यानी अपना ग्लूकोज बना सकें। अच्छा, किससे बना सकें? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। वो कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। किसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके? लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफ में फर्क है। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। कहाँ से? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके। ऐसी न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो किस्मों की होती है। एक वो न्यूट्रिशन जिसे आप फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हो, एक वो न्यूट्रिशन जिसे आप कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हो। अच्छा, अंडरस्टूड बात है। अगर इन लफ्जों से यहीं पे इसको हम समझने की कोशिश करें, डिटेल तो हम बाद में देखते हैं, अगर यहीं समझने की कोशिश करें तो क्या होगा? फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम बनाएंगे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से
उसके अंदर जो एनर्जी की सोर्स होगी वो लाइट होगी। लेकिन कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनाते हैं। लेकिन जो हमारे पास सोर्स होती है वो लाइट की सोर्स नहीं होती, वो हमारे पास जो सोर्स होती है वो हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं। और वो कौन से केमिकल्स होते हैं मैं थोड़ी देर में आप लोगों से शेयर करता हूं कि वो कौन से केमिकल्स हैं जिनसे हम एनर्जी लेके इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला के उससे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम लाइट को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम केमिकल्स को एनर्जी के तौर पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बाकी दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। कहाँ से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब हम इसकी डिटेल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादातर फोटोट्रॉफिक होते हैं, सही है। यानी कि 90% हमारे पास क्या होते हैं, फोटोट्रॉफिक होते हैं। बाकी कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, कीमोट्रॉफिक होते हैं। मैं बताता हूँ कि वो कौन से होते हैं। अच्छा, फोटोट्रॉफिक जो हमारे पास हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं, एल्गी होती है, और कुछ हमारे पास क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। जबकि कीमोट्रॉफिक की बात करें तो उसकी कैटेगरी के अंदर हमारे पास कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि कौन सी न्यूट्रिशन करते हैं, कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। हालांकि मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि भाई फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा कि ये कहता है कि अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाय विच फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स convert solar energy into chemical energy from raw materials like CO2 and H2O। यानी कि ऐसी न्यूट्रिशन जिसके अंदर फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, जैसे एल्गी, जैसे कुछ बैक्टीरिया वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, फूड के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। किस चीज़ को इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके और वाटर के मालिक्यूल को इस्तेमाल करके। या आसान लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हो कि यानी लाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करके ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। केमिकल एनर्जी मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, और ये आपके कौन से कंपाउंड हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो ऐसी न्यूट्रिशन को आप क्या कहते हो, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हो। अच्छा, ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सिर्फ यही न्यूट्रिएंट्स नहीं होते ग्रीन प्लांट्स के लिए, इसके साथ साथ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे सल्फर है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। आगे इनकी डिटेल भी है, मैं आपको बताऊंगा, इनकी डेफिशिएंसी भी, इनका रोल भी, तो आपको परेशान नहीं होना। ये कहता है कि तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 क्लासेस न्यूट्रिएंट्स की हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स को क्या होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक वाटर है, और तीसरा हमारे पास क्या है, मिनरल्स हैं। तो ये 3 क्लासेस के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है, तो आप किसके साथ जाओगे, 3 के साथ जाओगे। अच्छा, उसके साथ साथ हमें कुछ असेसरी कंपाउंड भी चाहिए होते हैं, जैसे क्लोरोफिल वगैरह हो गया। तो देखो लिखा हुआ है कि इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को कुछ ग्रीन पिगमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए हो गया या क्लोरोफिल बी। अच्छा देखो, ये पिगमेंट वाली जो भी कहानी है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे लेक्चर बना चुका हूँ बायो एनर्जेटिक्स के अंदर, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो उनके फार्मूलाज वगैरह सब कुछ। ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमने 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल इस्तेमाल किए हैं, 12 पानी के मालिक्यूल इस्तेमाल किए हैं, और तब जाके हमें ग्लूकोज का मालिक्यूल मिला है, और 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल, और 6 हमें वाटर के मालिक्यूल। अब आप लोग खुद इसे बैलेंस कर लेना, क्योंकि मुझे बैलेंस करना नहीं आता। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि जो हमारे पास दूसरे टाइप के जो फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे जो मैंने बात की थी, ये बात मैंने की थी प्लांट्स की। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया की। प्लांट और बैक्टीरिया की जो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, उनमें एक छोटा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि प्लांट क्या करते हैं, बाय प्रोडक्ट इसके रिएक्टेंट के तौर पे किसको इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और प्लस में किसको इस्तेमाल करते हैं, प्लस में इस्तेमाल करते हैं वाटर को। ठीक है, ये मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एल्गी और प्लांट भी यही करते हैं, एल्गी प्लांट का मैकेनिज्म दोनों का सेम है। तो ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे सनलाइट गिरेगी और ये आपको क्या बना के दे देंगे, ग्लूकोज बना के दे देंगे। और बाहर ये किसको निकालते हैं, बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन को, और इसके लिए जो क्लोरोफिल होता है उसके लिए क्लोरोफिल ए भी रिक्वायर्ड होता है, और उसके लिए क्लोरोफिल बी भी रिक्वायर्ड होता है। ये तो मैंने बात की प्लांट एंड एल्गी की। लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसकी, बैक्टीरिया की, तो वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये वाटर को इस्तेमाल नहीं करते, ये पानी की जगह किसको इस्तेमाल करते हैं, ये पानी की जगह इस्तेमाल करते हैं H2S को, सही है।
और इन दोनों को मिला के ये बनाते तो ग्लूकोज ही हैं, लेकिन जब ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो चीज़ बाहर निकालते हैं वो ऑक्सीजन नहीं होती, वो आपका क्या होता है, सल्फर होता है। सही है, ये आपने क्या रखना है, याद रखना है। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एक अलग चीज़ होती है। उसके अलावा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल भी मौजूद नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है और उससे आपको ऑक्सीजन का ऑप्शन देके भी पूछा जा सकता है। सही है बच्चा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर यूनिक फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट्स से थोड़े से क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, क्योंकि ये वाहिद वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो कि अपना ग्लूकोज बनाते हैं विदाउट क्लोरोफिल ए। इनके पास क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता। सही। ये कहता है कि दे ग्रो इन लाइट एंड यूजुअली इन सल्फर स्प्रिंग प्लेसेस। ये ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर नहीं होता, वाटर की जगह क्या होता है, सल्फर होता है। तो लिहाजा ये पानी की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, H2S का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये H2S का इस्तेमाल करते हैं तो ये रिलीज भी किसको करेंगे, ऑक्सीजन को तो नहीं करेंगे, तो ये किसको रिलीज करेंगे, ये सल्फर को रिलीज करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ H2S इंस्टेड ऑफ H2O फ्री ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी एज अ बाय प्रोडक्ट बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे जब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या रिलीज होगा, बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपका सल्फर यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। सही है, ये आपने क्या करना है, याद रखना है। और जो मोस्ट कॉमन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो आपके कौन से हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या हमारे पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बेटा ये बैक्टीरिया के कुछ क्या है, नाम है। अब ये कहता है जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल ए तो नहीं होता, तो फिर क्या होता है, इनके अंदर होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और प्लस में कुछ दूसरे कैरोटीनॉइड्स होते हैं। अब ये कैरोटीनॉइड्स क्या हैं, इसके लिए मैं बायो एनर्जेटिक्स के अंदर क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो वहां जाके आप देख सकते हो। और हमारे पास जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है इनके अंदर जो पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है, क्लोरोबियम और क्लोरोफिल। सही है बच्चा। अच्छा ये क्वेश्चन है, देखो इसने कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया है और इसने इस्तेमाल किया है H2S को। इसने कार्बोहाइड्रेट बनाया यानी ग्लूकोज बनाया और प्लस में इसने जो रिलीज किया वो किसको रिलीज किया, 2S को यानी सल्फर को रिलीज किया। क्योंकि ये इस्तेमाल जब हाइड्रोजन सल्फाइड को करते हैं तो ये निकालते किसको हैं, सल्फर को। अगर यहाँ पे पानी को इस्तेमाल करते तो यहाँ पे किसको निकालते, वाटर को निकालते। ये आपने क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है, अपने जहन में रखना है। अच्छा नोट के अंदर ये कहता है there are non-sulfur purple and brown bacteria found in the mud and stagnant water। हमारे पास कुछ नन सल्फर पल्पर बैक्टीरिया होते हैं या कुछ हमारे पास ब्राउन बैक्टीरिया होते हैं। ये ज़्यादातर मड के अंदर रहते हैं या ज़्यादातर स्टेगनेंट वाटर जो रुका हुआ पानी होता है वहाँ रहते हैं। They did not use H2S, ये H2S का इस्तेमाल नहीं करते, ये पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये सल्फर को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं करते। ये भी आपने क्या रखना है, याद रखना है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो नन सल्फर पल्पर बैक्टीरिया हैं या जो ब्राउन बैक्टीरिया हैं जो कि स्टेगनेंट वाटर के अंदर, रुके हुए पानी के अंदर या जो मड के अंदर रहते हैं, तो वो क्या रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा कि सर ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, क्योंकि ये H2S का इस्तेमाल नहीं करते, ये किसका इस्तेमाल करते हैं, H2O का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चा। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा ना जो साइनो बैक्टीरिया है, हालांकि ये बैक्टीरिया का भाई है, बैक्टीरिया का दोस्त ही है, लेकिन ये भी क्या करता है, H2S का इस्तेमाल नहीं करता, ये किसका इस्तेमाल करता है, H2O का इस्तेमाल करता है। क्योंकि ये तो रहता पानी में है तो ये भी ऑक्सीजन को रिलीज करता है इंस्टेड ऑफ सल्फर। सही है, ये सारी बातें आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी पढ़ी होंगी। उसके बाद ये कहता है दे यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज हाइड्रोजन डोनर। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं एज अ हाइड्रोजन डोनर। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। ये भी बहुत आसान है। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो पिछले बैक्टीरिया थे वो एनर्जी के तौर पे सनलाइट को इस्तेमाल कर रहे थे, सोलर को इस्तेमाल कर रहे थे। अब इनके अंदर देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये कहता है कि ये ऐसी टाइप है न्यूट्रिशन की जिसमें जो कीमोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं लाइट से नहीं। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्राइट हो गया या नाइट्रेट्स, NO3 NO2 हो गया, फेरस आयन हो गए या हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, या बहुत सारे मेटालिक या नॉन मेटालिक जो मटेरियल हैं ये इनकी करवाते हैं ऑक्सीडेशन।
और आप सब लोगों को पता है जब ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उस वक्त क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये क्या करते हैं, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या कर लेते हैं, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं, और इस टाइप की न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सही है बच्चा, मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये कहता है एनर्जी प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो एनर्जी जो कि इसको कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीडेशन से, ये इसको इस्तेमाल करेगा क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, यानी ग्लूकोज बनाने के लिए। और इस टाइप की न्यूट्रिशन को आप क्या कहते हो, कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हो। ये एक छोटी सी इक्वेशंस हैं जो कि आप देख सकते हो। ये हमारे पास कुछ आयन हैं, अमोनियम आयन्स हैं, और ये दूसरे तीसरे आयन हैं, इनको हमने ऑक्सीडाइज किया है, और यहाँ से देखो क्या निकली है, एनर्जी निकली है। इसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक और भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हुई है, और इससे भी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। बाकी इन इक्वेशन को आप समझ लीजिएगा क्योंकि ये आज तक मुझे खुद को कभी समझ नहीं आई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसकी जस्ट मैं आपसे डेफिनेशन शेयर करता हूँ। बाकी इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसकी जो पूरी डिटेल है, इसकी जो पूरी टाइप है, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये बिल्कुल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अपोजिट है। किस तरह से, अब आपने एक तो ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे थे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको क्या बना के दे रहे थे, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज बना के दे रहे थे। ऐसी न्यूट्रिशन को आपने ऑटोट्रॉफिक कहा था। अब वो जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल को मिला के ये ग्लूकोज नहीं बना सकते, और इस टाइप की न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना पाता, जो कि क्या है, ग्लूकोज। किससे नहीं बना पाता, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल। भाई जब ये नहीं बना सकता तो ये क्या करेगा, अंडरस्टूड बात है। हम हेटेरोट्रॉफिक हैं, हम क्या करते हैं, तो आप सब लोगों को पता है कि हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से लेते हैं, एनवायरनमेंट से। या तो प्लांट को खा के लेते हैं, या तो प्लांट एनिमल को खाते हैं, फिर हम एनिमल को खाते हैं, या तो इस तरीके से हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं। हम अपनी आज की डिस्कशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डिटेल लेके आऊँगा, और उस पर हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द पीएमसी जो भी हमें सिलेबस दिया गया है। क्योंकि पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी पीएमसी कंप्लीट करवा दूँ, उसके बाद मैं डेली लेक्चर छोड़ता रहूँगा, और उन लेक्चर को मैं कभी कभी अपडेट भी करता रहूँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती जाएगी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को समझें, अच्छे तरीके से पढ़ें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।